21 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगांव की शांत वादियां, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, वहीं 21 अप्रैल 2025 की शाम जंगलों के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने अगले दिन इतिहास को खून से लिख दिया। बशीर अहमद एक आम इंसान जो उस दिन किसी काम से जंगल की तरफ गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उस दिन भारत के सबसे खतरनाक राज से टकराने वाला है। जंगल के अंदर अचानक उसकी नजर पड़ती है 3 अजनबी लोगों पर। उनके कपड़े, उनकी चाल, उनकी नजरें, सब कुछ अलग थी। और फिर उसमें से एक बोलता है, हमें एक सुरक्षित जगह चाहिए, खाने का इंतजाम करो अल्लाह के नाम पे। बशीर वही समझ गया, ये आम लोग नहीं हैं। उनकी भाषा में पंजाबी लहजा था, वे कश्मीरी नहीं थे, और सबसे बड़ा सच, वो आतंकवादी थे। अब यहाँ से कहानी बदल सकती थी। बस एक कॉल, एक सूचना, और अगले दिन होने वाला नरसंहार रुक सकता था। लेकिन बशीर ने ये नहीं किया। उसने उन आतंकियों को सीधे अपने भांजे परवेज अहमद के घर ले गया। परवेज अहमद एक और आम चेहरा, लेकिन उस रात उसने जो फैसला लिया, उसने 26 जिंदगियां छीन ली। आतंकवादी उसके घर में दाखिल हुए, दरवाजा बंद हुआ और उसी पल वो घर एक साजिश का अड्डा बन गया। उसने उन सभी लोगों के हथियार को छुपाया। उसकी पत्नी ने उन तीनों के लिए खाना बनाया और बदले में उन्हें 3000 रुपए मिले। सिर्फ 3000। क्या किसी की जान की कीमत मात्र 3000 हो सकती है? लगभग 5 घंटे वो तीनों आतंकवादी उसी घर में रहे। खाना खाते हुए उन्होंने बातें की, अमरनाथ यात्रा की, भारतीय सेना के कैंप्स की, उनकी मूवमेंट की। यानी अगले दिन क्या होने वाला था, उसकी पूरी प्लानिंग उसी घर के अंदर हो रही थी। और बशीर सब कुछ सुन रहा था। उसे पता था ये क्या करने वाले हैं। उसे पता था कितने लोग मर सकते हैं। उसे पता था वो इसे रोक सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रात के करीब 10 बजे एक एक करके तीनों आतंकवादी वहां से निकल गए और उसी के साथ 26 लोगों की मौतें तय हो गई। अगली सुबह 22 अप्रैल 2025 पहलगांव का बैसरन इलाका, जहां लोग घूमने आए थे, हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तीनों आतंकवादी वहां पहुंचते हैं। उनके पास AK-47, M4 कार्बाइन और एक GoPro कैमरा। हाँ, वो इस हमले को रिकॉर्ड करना चाहते थे, क्योंकि ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। उन्होंने सबसे पहले लोगों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा, फिर कहा कलमा पढ़ो। जो नहीं पढ़ पाया उसे वहीं सिर में गोली मार दी गई। सोचिए, आप एक टूरिस्ट हैं, आप घूमने आए हैं, और अचानक आपसे आपका धर्म पूछा जाता है और अगले ही सेकंड आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये कोई हमला नहीं था, ये एक सोच समझकर किया गया नरसंहार था। उन्होंने उस जगह को किल जोन बना दिया, जहां से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। कुछ लोग को जिंदा छोड़ दिया गया। क्यों? ताकि वो एक मैसेज लेकर जाए। उन्होंने कहा, जाकर मोदी को बोल देना, ये सिर्फ आतंक नहीं था, ये सीधा संदेश था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये कोई एक दिन का हमला नहीं था, यह एक नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से काम कर रहा था, और उसी नेटवर्क ने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये है, ये हथियार कहां से आए? ये आतंकवादी कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब पहले भी हो चुका था? क्योंकि जो सबूत मिले, उन्होंने एक ऐसा सच खोला जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब जांच एजेंसियों ने इस केस को खंगालना शुरू किया, तो जो उनके सामने आया वो और भी खतरनाक था। जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, AK-47, M4 कार्बाइन, वही हथियार 2023 से 2024 के बीच 4 अलग अलग आतंकी हमलों में इस्तेमाल हो चुके थे। यानी ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक सीरीज था। एक ही नेटवर्क बार बार हमला कर रहा था और हर बार वो बच निकलता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। डिजिटल सबूत,
मारे गए आतंकवादियों के पास से मोबाइल फोन मिले, गोप्रो कैमरा मिला और सबसे अहम मेटा डेटा जो बताता है कौन सी फोटो कब ली गई, किस लोकेशन पर ली गई, और यहीं से पूरी साजिश खुलनी शुरू हुई। फोटो मैच किए गए, लोकेशन ट्रैक की गई और फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। जो गोप्रो कैमरा इस हमले में इस्तेमाल हुआ, वही कैमरा पहले के हमलों में भी इस्तेमाल हो चुका था। यानी एक ही टीम बार बार हमले कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोलियों की जांच से पता चला कुछ गोलियां मेड इन अमेरिका, कुछ मेड इन चाइना और कुछ मेड इन यूरोप से थी। यानी ये लोकल हमला नहीं था, ये एक इंटरनेशनल सप्लाई नेटवर्क था। अब सवाल ये था कि इन सब के पीछे कौन है जो बैठकर ये सब कंट्रोल कर रहा है। और तब सामने आता है एक नाम, साजिद जट। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान में था लेकिन कश्मीर में मौत बांट रहा था। वो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। हर मूवमेंट, हर प्लान, हर अटैक उसके इशारे पर हो रहा था। और ये नेटवर्क जिसका था लश्कर तैयबा का, अब भारत की एजेंसियां एक्शन में आ चुकी थी। 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जंगल, पहाड़, हर जगह तलाशी शुरू हुई। दिन रात सर्च ऑपरेशन चला और फिर वह पल आया जब उन्हें ढूंढ लिया गया। जंगल के अंदर छुपे हुए तीनों आतंकवादी आखिरकार घेर लिए गए और फिर जो हुआ वह एक अंत था, लेकिन सिर्फ उनके लिए, क्योंकि इस कहानी का असल खलनायक अब भी जिंदा है। साजिद जट आज भी पाकिस्तान में कहीं छिपा हुआ है, आज भी ऐसे हमलों की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर उस रात बशीर और परवेज सिर्फ एक कॉल कर देते तो शायद ऑपरेशन सिंदूर कभी नहीं होता। अगर वो सिर्फ 3000 के लिए गद्दारी नहीं करते तो शायद आज 26 लोगों की जिंदगी नहीं जाती। ये घटना हमें सिखाती है कि दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो हमारे बीच में होता है। और शायद इसलिए एक डायलॉग आज भी सच लगता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन एक हिंदुस्तानी ही है। इस घटना को याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है।